नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती बाड़ी बहुत ही मेहनत का काम है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हम आप तक लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम से मिली जानकारियों को आप अपनाकर न सिर्फ अपनी खेती को बेहतर बनाएं, बल्कि इससे अच्छा लाभ भी कमा सके और एक सफल किसान बन सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गहरी जुताई कार्य एक, फायदे अनेक। बीजोपचार के बाद ही खेत में डालें धान का बिचड़ा। काशी प्रगति प्रभेद से करें भिंडी की खेती। पशुपालक किसान भाइयों, प्रदेश में चौथा कृषि रोड मैप पारित हो चुका है। इसमें प्रदेश के पशुपालकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही पशुपालन में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है। किसानों को जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप, ऑडियो विजुअल एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा और इनके जरिए पशुओं में होने वाली बीमारियों की भी समय रहते रोकथाम, टीकाकरण जैसे विषयों पर जानकारी पशुपालकों को मुहैया कराई जाएगी। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कृषि कार्य में एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अनेकों लाभ छिपे होते हैं। गहरी जुताई से फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के अंडे एवं लार्वा भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तेज रोशनी से प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हर 2-3 वर्षों के अंतराल पर कर देना चाहिए। जुताई करते समय खेत के चारों ओर मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है। गहरी जुताई से जल का अप्रवाह रुकता है, खरपतवार नियंत्रित होता है और जड़ों की अच्छी वृद्धि भी होती है तथा मिट्टी का संरक्षण होता है। इसके फायदों में से एक ओर किसानों की लागत में कमी आती है तो दूसरी ओर उत्पादन में भी औसतन 10% का लाभ होता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अभी आप खरीफ मौसम में धान की फसल लेने की तैयारी में होंगे। कृषि वैज्ञानिकों का हमेशा आपसे इस बात का अनुरोध रहता है कि धान के बीज का उपचार किए बिना बिचड़ा न लगाएं। बीजोपचार और पौधों से पौधों के बीच की अनुशंसित दूरी का हमेशा ख्याल रखें। बीजोपचार से फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती है और फसलों में कीट व्याधियों के प्रकोप से होने वाली हानि को 10 से 15% तक कम किया जा सकता है। इसलिए धान की फसल लेने की तैयारी में लगे किसान अनुशंसित कीटनाशी फफूंदनाशी से बीजोपचार अवश्य कराएं। कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर उसका शोधन करने के पश्चात ही खेतों में बिचड़ा डालें। बीज उपचार के साथ ही धान की फसल में कतार से कतार एवं पौधों से पौधों की नियत दूरी का पालन अवश्य करें। पौधों के बीच एक निश्चित दूरी हर एक पौधे को बढ़वार का बढ़िया वातावरण देता है, जो आपके उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में फर्क ला सकता है। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती का चलन जोरों पर है। जो किसान उन्नत प्रभेद से सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनका उत्पादन काफी बेहतर हो रहा है। भिंडी की खेती भी नगद आमदनी देने वाली खेती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा विकसित प्रभेद काशी प्रगति भिंडी का उन्नत प्रभेद है। आप इस प्रभेद से भिंडी की खेती कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1900 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, अब देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल सलाह से खेती कीजिए। आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बारिश की भी संभावना है। इस कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आएगी और ये 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अभी आम उत्पादक किसानों को आम के बाग में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए पेड़ पर लकड़ी का फेरोमोन ट्रैप लगाने की
सलाह दी जाती है। फेरोमोन ट्रैप को 2 माह में बदल देना चाहिए। लीची उत्पादक किसान लीची के बाग के फलों को तोड़कर उसका संग्रह कर ले। वहीं मुर्गी पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि अभी मुर्गियों के पीने के पानी में तरल विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स अवश्य मिलाएं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जहां आपने जाना सरकार की नीतियां, तकनीक, सूचना, सफलता की कहानी, मौसम की जानकारी, इसके साथ साथ मंडी भाव। तो चलिए यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के किसान परंपरागत फसलों के साथ समेकित कृषि को भी ध्यान दें। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने कई तरह की योजना चला रही है। बिहार के कई किसानों ने समेकित कृषि को अपनाया है, जिससे उनके आय में 2 गुना से भी ज़्यादा अधिक बढ़ोतरी हो रही है। किसान का उत्पादन जब उनके स्वयं व उपयोगिता से ज़्यादा होने लगे तो समझा जा सकता है कि किसान सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे किसान के जिक्र जो पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन के जरिए समेकित कृषि के प्रति राज्य के सभी किसानों को आकर्षित कर रहे हैं। राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ प्रखंड के गांव फतेहपुर में 3.5 एकड़ का यह भूखंड बता रहा है कि भारत बदल रहा है और भारतीय कृषि अपने पुराने केंचुल को उतारकर नए परिधान में खेतों में उतर चुकी है। समेकित खेती को समर्पित इस भूखंड के एक बड़े हिस्से में तालाब है, जिसमें मछलियां हैं। मछलियों के सह यात्री के रूप में बत्तख हैं और दोनों परस्पर सहयोग से अपना जीवन चक्र चला रही हैं। एक इलाका देसी नस्ल की बकरियों का है तो एक मोहल्ले में मुर्गे मुर्गियां हैं। समेकित खेती की इस आदर्श व्यवस्था को हर किसान तक पहुंचाने के नजरिए से डीडी बिहार की टीम पहुंच गई इसी फतेहपुर गांव में। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच कि आत्मनिर्भरता के साथ हम समृद्धि की ओर चले और इसमें समेकित खेती का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे देश के किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए दिन रात लगातार एक कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच की अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए, दोगुना किया जाए। जी हाँ, कृषि के साथ साथ सह व्यवसाय यानी कृषि सह व्यवसाय करते हुए, तो बिल्कुल कृषि की बात की गई है तो समेकित कृषि, जहां परंपरागत कृषि की बात की जाती रही, अब समेकित कृषि की बात की जाती है। और साथ ही साथ व्यवसाय की बात की जाए तो बतख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ऐसे आदि बहुत सारे पालन के माध्यम से हमारे किसान भाई समृद्ध हो रहे हैं। मुनाफा की बात की जाए तो बिल्कुल लागत कम और मुनाफा अधिक। जलवायु परिवर्तन से आहत किसान को समेकित खेती एक बड़ी राहत दे सकती है। इसीलिए चालू वित्तीय वर्ष में पशु, मछली, मधुमक्खी पालन आदि उपादानों को प्रारंभ करने के लिए किसानों को दिए जाने वाले ऋण एवं अनुदान राशि को पर्याप्त तौर पर बढ़ा दिया गया है। किसानों का हित और उनकी समृद्धि हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। यह बदलती तस्वीर प्रधानमंत्री के नवाचारी प्रयासों का ही परिणाम है। हम आपको बता दें कि आज हम अपनी पूरे के पूरे कृषि दर्शन टीम के साथ आकर पहुंचे हैं
जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजधानी पटना से थोड़ी ही दूरी पर फुलवारी शरीफ के फतेहपुर इलाके में, और ये गांव का नाम, ये पंचायत का नाम झिवरा है, जहां हमारे ऐसे ही युवा प्रगतिशील किसान जो कि आज उदाहरण बनकर पूरे इस क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ अमित कुमार की, जो कि बीटेक की पढ़ाई करने के बाद इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं, और इनके लोगों ने इनका खासकर विरोध भी किया, लेकिन इन्होंने कृषि को अपनाकर आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अमित के पास। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आप सभी किसानों का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और हमारे सभी किसान भाई बंधु बहनें आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं। सभी को प्रणाम मेरा, और कृषि दर्शन परिवार को भी मेरा प्रणाम। तो अमित, जो मेरा सबसे पहला सवाल है, जो मेरे मन में आ रहा है, पहले मैं वो पूछूंगी, फिर मैं कृषि की बात करूंगी। काफी युवा है आप, बहुत स्मार्ट भी हैं, तो आपके दिमाग में कृषि की बात कैसे आई कि मैं कृषि करूं और इसको व्यवसाय का रूप दूं? मुझे थोड़ा सा होम सिकनेस था, और मैं होम सिकनेस के साथ मैं चाह रहा था कि अपने घर पे रह के मैं कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ, और अपने लोगों के साथ जुड़ के वहाँ स्वरोजगार कैसे दे सकता हूँ, और आत्मनिर्भर कैसे बन सकता हूँ। तो इस बीच में मैंने कुछ अपने मित्रों से बात की, कुछ गूगल किया, कुछ यूट्यूब देखा, कुछ आपके चैनल के माध्यम से हमें कृषि के बारे में जानकारी मिली। हमारे परिचित अभिषेक भैया हैं, उनके माध्यम से जानकारी मिली। डॉक्टर पंकज सर एनिमल हस्बेंड्री, उनके माध्यम से जानकारी मिली। इन सब का समीकरण करने के बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, और इस जगह पे मैंने समेकित कृषि प्रणाली शुरू की। यानी आप बहुत रिसर्च के बाद, मतलब पढ़े लिखे होने का आपने पूरा इस्तेमाल किया अपने कृषि में, यानी पूरी जानकारी लेकर आप कृषि कार्य से जुड़े। अब क्योंकि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, और किसान की जब भी बात उठती है तो बिल्कुल बेचारे से किसान नजर आते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में आज के युवा जो काफी भटक रहे हैं बाहर छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में, तो आप उनको कैसे कहेंगे कि आप कृषि से जुड़कर अपनी आय को बढ़ाएं? मैं सारे युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो निर्भरता छोड़ के आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वो सरकार पर निर्भर है कि सरकार मुझे नौकरी देगी, और मैं कैसे रोजगार पाऊँ, कैसा क्या करूँ। मैं सरकार कुछ स्टार्टअप नहीं ला रही है, आप खुद कुछ स्टार्टअप नहीं ला रहे हैं। आप स्टार्टअप लाइए और मेरे जैसे लोगों को रोजगार दीजिए, और स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। इसमें खेती कृषि एक बहुत बढ़िया उपाय है, जिसमें आप अपने लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने गांव के लोगों का विकास कर सकते हैं, अपना समाज का विकास कर सकते हैं, स्वयं का विकास कर सकते हैं। युवाओं को ये सोचना चाहिए कि स्वयं रोजगार कैसे उत्पन्न करें, और वो अपने लोगों का विकास कैसे करें, अपना विकास कैसे करें। उसमें वो पुराना जो पद्धति से खेती करते हुए लोग आ रहे हैं, धान गेहूँ, उनको छोड़ के कुछ अलग खेती का काम करें, जिसमें समेकित कृषि प्रणाली हो, कुछ फल का काम हो, कुछ फूल का काम हो, कुछ अलग काम हो, और इससे वो अपना रोजगार भी, अपने आप को भी मजबूत करें और लोगों को भी रोजगार। इससे जो आज MBA करने के बाद लोग, जो BTech करने के बाद हमारे ऐसे लोग 15,000 और 20,000 की नौकरियों के लिए बिहार में दौड़ फिर रहे हैं, तो सरकार स्टार्टअप के लिए आपको कह रही है, आप योजना बनाएं, योजना बना के सरकार के पास ले जाएं और उनसे योजना का लाभ लें, और कुछ रिसर्च करें। बिहार में पटना शहर के अंतर्गत एक बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनसे सहयोग लें। हमारे ऐसे पुराने किसानों के माध्यम से कुछ बेहतर करने का सोचें, और उससे अपने आप को रोजगार दें और दूसरों को भी रोजगार दें। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लगातार, और बता भी रहे हैं कि कैसे आप खुद को भी रोजगार दें, निर्भर नहीं रहे बल्कि आत्मनिर्भर है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। अब आपने बात अभी आपने पशुपालन विभाग की है, पशुपालन कॉलेज की है, तो क्या आपने इसको लेकर कोई प्रशिक्षण, क्योंकि जहाँ तक दूर दूर मेरी नजरें जा रही हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे पोखर नजर आ रहे हैं, बतख पालन चल रहा है, मत्स्य पालन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की, क्योंकि आपने पढ़ाई की है BTech की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने कोई प्रशिक्षण लिया? और बाकी प्रशिक्षण मुझे बिहार में एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी से, बिहार विद्यापीठ के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मत्स्य पालन और बकरी पालन दोनों पे प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो क्या आपने स्वयं प्रशिक्षण किया? इस प्रशिक्षण का फायदा आपको हुआ? और जो लोग और जो युवा आपको आज देखकर कृषि से जुड़ना चाह रहे हैं, व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं, मत्स्य पालन, बकरी पालन, बतख पालन से जुड़ना चाह रहे हैं, तो
क्या उन्हें प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है? क्योंकि आप बीटेक करके आए हैं, उसके बाद भी आपने प्रशिक्षण लिया। शिक्षा तो हर चीज़ में ज़रूरत है, शिक्षा के बिना दुनिया अधूरी है। तो वो शिक्षा, और ये कहें कि हम प्रशिक्षण प्राप्त करके हम पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुके हैं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जो मैंने बीटेक में पढ़ाई की जो, और मैं जब जॉब करने गया, उस बीच में काफ़ी कुछ अंतर था। थ्योरी में कुछ और था, प्रैक्टिकल में कुछ और मिला। तो थ्योरी इसीलिए ज़रूरी है, कम से कम आपको बेसिक चीज़ें पता हो, और करते करते फिर पुराने किसानों से बात करते करते, डॉक्टरों के माध्यम से, रिसर्चर के माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से आप उसमें धीरे धीरे महारत हासिल करेंगे, और एक समय के बाद आप उसमें मुनाफा कमाना शुरू करेंगे। मुनाफे की बात करते ही तो आप बताएं कि साल में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? मैं साल में अभी इस जगह से, अभी तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च है, सब खर्च काट के, बेसिक स्टाफ लाइबिलिटीज़, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस चार्ज काट के, मैं यहाँ से 5 से 6 लाख रुपए महीने का, साल का निकाल लेता हूँ। वाह, मतलब आप रेवेन्यू में 5 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो आप खुश हैं? अभी फिलहाल मैं इसको धीरे धीरे इको टूरिज्म की तरफ विकास की ओर लेके जाऊंगा, और आप लोगों के सहयोग से इसको बेहतर करूंगा। अभी तो शुरुआत है, काफ़ी 4 साल ही हुए हैं। बिल्कुल, 4 साल में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया, और आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने प्रशिक्षण लिया, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारे युवाओं को भी संदेश देना। और एक बहुत बड़ी बात आपने की कि इको टूरिज्म से जोड़ेंगे। तो आप जो इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या आप इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं? नहीं, इको टूरिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें अगर पटना शहर का मैं एक उदाहरण दूँ, तो हमारे पास ले दे के एक इको पार्क और एक चिड़ियाघर बचा है, जहाँ लोग रविवार के दिन जाके अपने परिवार के साथ बैठ के कुछ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। हमारे पास शुद्ध वातावरण नहीं है, हम गाड़ियों के धुओं के बीच में हैं, और उस बीच से, उस शहर से अलग एक जगह मैं उनको दूंगा जहाँ पे वो वीकेंड अपना एंजॉय कर सकें। बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने इक्वा की बात की है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, वाह क्या कितने अच्छे नज़ारे हैं, कितना खूबसूरत वातावरण है। और आपने आम का भी पेड़ लगा रखा है, बट वृक्ष का भी पेड़ लगा रखा है, और साथ में पोखर भी है। मतलब सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और यहाँ की उर्वरा शक्ति भी, क्योंकि आप मत्स्य पालन कर रहे हैं। अच्छा, एक जो मेरा सवाल है और जो हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं, और ख़ासकर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हमारे किसान भाई बंधु हैं, आप उनको क्या जानकारी देंगे कि उनके पास जो टेक्निकल कमी रह जाती है? बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि उन्होंने जीरा डाला है तालाब में, परंतु उस लेवल में उनका मत्स्य उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उनको आप क्या बताएंगे? जैसे किसान भाई केवल व्यापारी के माध्यम से चीज़ें को करना चाहते हैं, जिसके वजह से उन्हें नुकसान होता है। कभी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, कभी वो रिसर्चर के पास नहीं जाते हैं, कभी साइंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, कभी वो पुराने किसानों के पास नहीं जाते हैं। वो जो दाना बेचता है बाज़ार में, उनके पास जाते हैं, वहाँ वो ठगे में जाते हैं। जो दाना बनाता है, जो मछली का जीरा लाता है, जो व्यापारी है, उनके माध्यम से वो काम करते हैं, और इस वजह से वो घाटा में जाते हैं। नए किसान से बातचीत जो होती है मेरी कभी किसी बार, तो उनका ये कहना होता है कि मछली में कभी कोई बीमारी आता है क्या, कभी कोई दवाई आता है क्या? तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि एक बहुत छोटी सी दवा है, वीरबैग कंपनी की डिसइंफेक्टेंट आती है, जिसमें अगर आप उसको समय समय पर प्रयोग करें तो बहुत शानदार उसका रिजल्ट रहता है। कुछ दवाइयों की ज़रूरत रहती है मछलियों में, जिसका आप नियमतानुसार प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करेंगे। इतनी तपिश में हमारी जो मछलियाँ हैं, क्या उनको अगर ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्या कारण होगा कि उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? क्योंकि सांस तो वो भी लेती है। इसमें एक ऑक्सीजन की जगह डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, मतलब नाम लिया जाता है इसमें मछलियों के बीच में। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होती है जब गर्म काफ़ी होगा, उमस ज़्यादा होगा, मौसम बदलेगा, उस समय डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमियां तालाब में होंगी। उस बीच में हमें ध्यान देना है, O2 मैक्स टैबलेट का इस्तेमाल करना है, या उसी का पानी उसी में फेंक देना है, या नया पानी चला देना। समेकित खेती में एक व्यवसाय दूसरे को सहयोग करता है। तालाब में मछली और बत्तख का साथ साथ होना इसका सुंदर उदाहरण है। मछली के आहार पर खर्च में तकरीबन 70% की कमी आती है, और बत्तख तालाब की गंदगी खाकर उसकी साफ सफाई का काम निपटा देते हैं। बत्तख के पानी में तैरने से तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो मछलियों की बढ़वार में मदद करता है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे, आपने काफ़ी अध्ययन किया है, और निश्चित ही तौर पर आप काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। अब आप हमारे देश के किसानों को और हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए आप छोटे से ही शुरुआत करें। तो दर्शकों, ये थे हमारे युवा प्रगतिशील किसान अमित कुमार। जी हाँ, हमारे लगातार, यानी हमारे कृषि दर्शन टीम की लगातार कोशिश रहती है कि हमारे देश एवं राज्य के जो युवा किसान हैं, हमारे जो परंपरागत कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो कृषि का तात्पर्य मात्र गेहूं, धान, दलहन ही जानते हैं, उन्हें समेकित
कृषि प्रणाली से अवगत कराया जाए और उनकी आय को बढ़ाई जाए। हमारे किसान जब आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश विकासशील से विकसित होगा। तो बिल्कुल हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खरीफ फसल में नैनो यूरिया के प्रयोग एवं उसके लाभ के बारे में, जिस पर विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ आनंद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ फसलों में नैनो यूरिया का प्रयोग कितना लाभदायक है और कैसे इसका इस्तेमाल करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आनंद कुमार, जो कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। आनंद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को नैनो यूरिया के बारे में बताएं। यह यूरिया किस तरह पारंपरिक यूरिया से भिन्न है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। ये जो नैनो यूरिया है, ये तकनीक जो आया है, जो पारंपरिक तौर पे जो पहले यूरिया का जो प्रयोग खेतों में होता था, तो उसमें लगभग किसी भी यूरिया का अगर हम किसी भी फसल में प्रयोग करते हैं तो उसका मात्र 23 से 30% भाग ही पौधे के लिए उपयोग में आ पाता है। तो बाकी का जो बचा हुआ भाग होता है वो या तो पानी के साथ मिलके ज़मीन में घुल के मिट्टी के अंदर जल में चला जाता है, जो जल को प्रदूषित करता है, या फिर वो अमोनिया गैस बन के वायु में चला जाता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। इसी कड़ी में एक आविष्कार हुआ, नैनो तकनीक को कृषि में लाया गया, जिसमें कि जो भी यूरिया होता है उसको 20 से 50 नैनोमीटर के कणों में तोड़ा जाता है और जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जिससे उसकी रिएक्टिविटी भी हजारों गुना बढ़ जाती है। तो कम यूरिया के प्रयोग करके ही हम लोग नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा फसलों को दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसका प्रयोग सीधे पत्तियों पे किया जाता है, जिससे इसकी दक्षता जो होती है नाइट्रोजन की और यूरिया की जो दक्षता होती है वो 80 से 90% तक होती है और इससे वायुमंडल पे भी कोई असर नहीं पड़ता है या फिर जल के प्रदूषण पे भी कोई ये। आनंद जी, अपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चूँकि पारंपरिक यूरिया में लगभग 70% यूरिया या तो बर्बाद हो जाते थे, घुलकर मिट्टी में वायु और भूमिगत जल को प्रदूषित करते थे, साथ ही किसानों का खर्च भी बढ़ाते थे। तो चूँकि नैनो यूरिया का खरीफ फसलों में जो इस्तेमाल होगा वह हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? देखिए, जो नैनो यूरिया है तो इसमें इसका अगर प्रयोग अगर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खेतों में कर रहे हैं तो उसमें भी जो पारंपरिक तौर पे जो यूरिया आती है उसका 50% भाग हमको देना ही है, या फिर नाइट्रोजन की जितनी मात्रा पौधे को ज़रूरत है उसका आधा भाग हम नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद जिसका खेत में प्रयोग किया जाता है या फिर जो पारंपरिक यूरिया है उसके से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जनरली ये भाग जो है वो खेत तैयार करते समय दे देना चाहिए। और फिर ये जो नैनो यूरिया है इसका प्रयोग हम लोग जो बाद में जो टॉप ड्रेसिंग करते थे यूरिया का, हम लोग 2 बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं किसी भी फसल में, तो वो 2 बार उसको यूरिया को न दे के हम लोग नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। जो पहला जो उसका प्रयोग है वो फसल बुआई के 30 से 35 दिन के बाद करना चाहिए और दूसरा प्रयोग जो है वो फूल आने से पहले या 40 से 45 दिन के बाद उसका स्प्रे करना चाहिए। यूरिया जब हम किसान भाई हमारे छिड़काव करना चाहेंगे, फसलों में देना चाहेंगे, तो क्या क्या विधि अपनाएंगे? कैसे वह पारंपरिक पद्धति से जो देते थे पुराने यूरिया को, इससे क्या अंतर है नैनो पद्धति वाले नैनो यूरिया को देने में? इसका जो प्रयोग है वो 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से रिकमेंडेड किया जाता है। जो भी फसलें सकरी पत्ती की होती है जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, उसमें हम लोग 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं। और जो भी पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उसमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो किसान भाई हैं उनके आय को बचाने में नैनो यूरिया कितना कारगर हो सकता है और आय को बढ़ाने में भी? ये जो हम लोग पारंपरिक तौर पे जो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं
तो उसका खपत हमारे देश में 35 मिलियन मेट्रिक टन है एक साल में, और उस पे पर केजी किसानों को 48 रुपीज़ की सब्सिडी प्रदान की जाती है। जो किसानों को यूरिया 6 रुपये के करीब में मिलती है, उसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 54 रुपीज़ के करीब आती है। तो अगर उसमें अगर हमारी बचत हो रही है, किसान भाई बचत कर रहे हैं, तो हमारे देश का लगभग 17,000 करोड़ रुपया एक साल में बचत होगा। और दूसरी बात क्या, जो नैनो यूरिया एक लिक्विड फॉर्म में आती है, एक छोटा सा पैक बोतल 500 ml के बोतल में आता है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई ज़्यादा ये नहीं हो पाती है, और हाँ श्रम का भी श्रम का बचत होता है। और दूसरी बात यह है कि इसका स्प्रे किया जाता है फसलों पे, जिससे इसकी दक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि जितना हम लोग यूरिया दे रहे हैं उसका 80 से 90% भाग पौधा ग्रहण कर लेता है, और इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पौधे पे दिखता है। क्योंकि अगर आमतौर पे पारंपरिक तौर पे जो दानेदार यूरिया है उसका अगर प्रयोग किसान भाई करते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है 5 से 7 दिन के बाद फसल पे आता है, लेकिन अगर स्प्रे के माध्यम से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो 1 से 2 दिन में पौधे में आ जाता है, और इससे पैदावार भी बढ़ती है। क्योंकि जब हमारे किसान भाई खरीफ फसलों में नैनो यूरिया का प्रयोग करने जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कभी भी कोई भी स्प्रे है या फिर यूरिया का भी स्प्रे है, नैनो यूरिया का भी स्प्रे है, तो वो उसका प्रयोग सुबह और शाम के समय में ही करना चाहिए। दोपहर में इसके प्रयोग से बचना चाहिए। और स्प्रे के लिए फ्लैट नोजल का प्रयोग खेतों में करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो अगर हवा चल रही हो, अगर तेज़ हवा चल रही हो, तो उस समय में इसका स्प्रे करने से किसान भाइयों को बचना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक आनंद कुमार जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। आनंद जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना खरीफ फसलों में नैनो यूरिया के प्रयोग एवं लाभ के बारे में। तो ऐसे ही नई जानकारियां और नए विषय को लेकर हम होंगे आपसे रूबरू अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें और हमारी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।